नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज के विषय पर बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। ये काम बिना आपके मदद के संभव नहीं। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें। न केवल सत्य हिंदी के लिए एक बड़ी मदद होगी, बल्कि पत्रकारिता के लिए भी आपकी एक बड़ी मदद होगी। आप जानते हैं इस वक्त पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। कई कई चीजें, कई कई नाम इस वक्त पत्रकारिता को दिए जा रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खैर, इसके साथ साथ एक और छोटी सी अपील मैं करूंगा। सत्य हिंदी का ऐप भी अब आ गया है। आप इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऐप सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं। आईफोन के लिए अभी नहीं है। हम जल्द कोशिश करेंगे कि आईफोन के लिए भी ऐप कंपैटिबल हो जाए और उसको डाउनलोड कर सकें। उम्मीद है आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ हमें आर्थिक भुगतान भी करेंगे। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। अब आज के विषय पर बातचीत करते हैं। दरअसल किसान आंदोलन 19 दिन हो चुके हैं। अभी भी लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। सरकार से बातचीत 6 राउंड की हो चुकी है, लेकिन रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार की तरफ से एक तरफ ये कहा जा रहा है कि किसानों से हर चीज, हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री इस आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने किन किन नामों से, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी चीनी कहते हैं, तो कभी कुछ का कुछ कहते हैं। अब एक बात और कहते हैं कि किसान तो अन्नदाता है, हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को वामपंथियों ने, अल्ट्रा नक्सलियों ने, अर्बन नक्सल ने हाईजैक कर लिया है। आपको इनसे पूछे कि ये 5 लाख अर्बन नक्सल अगर दिल्ली की सीमा पर, या लाखों अर्बन नक्सल अगर दिल्ली की सीमा पर आकर बैठ जाए हैं, जिनको वो कहते हैं, तो फिर ये सरकार की नाकामी है, या किसान की नाकामी है, या जनता की नाकामी है? अब इनसे कौन पूछे? पिछले 6 सालों से हर समस्या की जड़ में अर्बन नक्सल है। सरकार आपकी है, 300 से ज्यादा मेंबर आप पार्लियामेंट में है, 15 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकारें हैं, फिर भी आप इनको नहीं हटाते। सरकार से जब किसानों की बातचीत होती है तो किसान दो टूक कहते हैं कि ये जो 3 काले कानून हैं, इनको वापस लीजिए। अगर आप इन काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो किसान यहाँ लंबे समय तक बैठने के लिए आया है, वो उठ के वापस नहीं जाएगा। सरकार कहती है कि वो इन काले कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार की इस बात पर किसान कहता है, अगर आप संशोधन के लिए तैयार हैं तो आप काले कानून वापस कर लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप उसमें संशोधन करना चाहते हो तो वापस कर लीजिए, आप वापस करने में प्रॉब्लम क्या है? सरकार इस बात का ठोस जवाब नहीं दे रही। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी बड़ी तेजी के साथ लागू है। सरकार से 10 संगठनों के किसानों ने आज मुलाकात की और बाहर निकल के ये कहा गया कि दरअसल ये वो देश भर के संगठन है किसानों के, जिन्होंने सरकार से कहा है कि जो 3 कानून हैं वो अच्छे कानून है, किसानों के हित के लिए कानून है। जब ये बात किसान आंदोलनकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित लोग हैं और इनका कोई मतलब नहीं। जो लोग संगठन के हैं, जो लोग आंदोलन में हैं, उनमें से एक भी सरकार के पास बातचीत करने के लिए फिलहाल इस मसले पे नहीं गया। जाहिर सी बात है, आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 14 वो तारीख थी जब किसानों ने अनशन किया, दिन भर बैठे रहे वो, और आगे अब आंदोलन को और तीव्र करने की इच्छा लिए हुए हैं। सरकार फंसी हुई है। लेकिन मेरा सवाल यह कि जो इतिहास के विद्यार्थी वो जानते हैं, किसी तरीके का आंदोलन गुजरात में बहुत पहले, बहुत छोटी सी बात, एक हॉस्टल के मेस की फीस बढ़ाने को लेकर हुआ था। सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाई। नतीजा क्या हुआ? चिमन भाई पटेल की सरकार गुजरात में चली गई और अंत में मिसेस गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा और उनकी भी सरकार 1977 में चली गई थी। तो क्या यह आंदोलन उसी रास्ते की तरफ चल रहा है? क्या यह आंदोलन इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है? और क्या वो इस आशंका से या संभावना से या क्या इस चीज से वाकिफ भी है या वाकिफ नहीं? कई मसलों पर करेंगे बातचीत। इसमें इन मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर आनंद कुमार, जो बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, स्वराज इंडिया से भी जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल। एक लंबा चौड़ा अनुभव उनका पत्रकारिता का है। वो राज्यसभा टीवी के सीईओ भी रह चुके हैं, वहां के संपादक भी रह चुके हैं। हमारे साथ है आलोक जोशी,
सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। आप लोगों का स्वागत। हमारे साथ शैलेश जी भी जुड़ेंगे, जो कई न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन नाम का चैनल उन्होंने लॉन्च किया था, सीईओ के तौर पर, एडिटर इन चीफ। इस वक्त वो सत्य हिंदी के साथ जुड़े हुए। देखिए, शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले राजेश बादल जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो आंदोलन है, क्या सरकार इसको हल्के में ले रही है? क्या सरकार को लगता है कि वो किसानों को मना लेगी? देखिए, सरकार हल्के से ले रही हो या गंभीरता से, लेकिन सरकार जिस तरह से ले रही है वो सब कुछ बड़ा दुखद है। अभी आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया था और चिमन भाई पटेल की सरकार का जिक्र किया था। तो लेकिन उस वक्त मैं बताऊं आपको, इंदिरा गांधी जैसी महिला ने जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन के पहले 2.25 या 2.5 महीने तक पत्र व्यवहार दोनों के बीच में चला था और दोनों के बीच में लंबी चौड़ी वार्ताएं हुई थी। जब चिमन भाई सरकार चली गई गुजरात में, तो फिर उन्होंने एक दूसरी सरकार की मांग भंग करने की, विधानसभा भंग करने की मांग कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे देश की विधानसभाएं भंग कर दीजिए। तो वो तो आंदोलन एक बड़ा अजीब सा हो गया कि भाई अब कोई निर्वाचित सरकार को बिना वजह कैसे भंग किया जा सकता है। सरकार ने, मौजूदा सरकार ने किसान आंदोलन को निपटने में शुरुआत से ही कोताही की या गलतियां की। गलतियां इस स्तर पे हुई कि पहले तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उनके बनाए इस 3 कृषि कानूनों में कोई गड़बड़ है या कोई विसंगति है। अब जब वो मान ही नहीं रहे थे, तो जाहिर सी बात थी कि जो किसानों का भड़कना या जो इससे प्रभावित या पीड़ित लोग हैं, उनका भड़कना स्वाभाविक था। फिर दूसरी बात, बातचीत करने में उन्होंने काफी देर कर दी। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने जो खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तानी, अरे भाई, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, अगर ऐसा कुछ है तो आप, इंटेलिजेंस आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आप एक सबूत नहीं दे पाए। और लाखों लोग, माफ कीजिए, बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। आप सोचिए, इस कड़ाके की सर्दी में पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, न जाने कहां कहां से लाखों किसान पड़े हैं सड़कों पे, लंगर बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये कोई तरीका है कि आप किसी को अपना घर छोड़ना अच्छा लगता है? ये देखिए, इस बार बहुत गंभीर विसंगतियां इन कानूनों में है, आगे मैं बताऊंगा, अभी बात चलेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद में चूक हुई है। प्रोफेसर आनंद जी, क्या ये संवाद में चूक हुई है, या सरकार ये मान के चल रही थी किसानों का अगर आंदोलन हुआ भी तो हम तो उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे? इस सरकार को जो लोकतंत्र का एक मुखौटा होता है, यानी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या, वोट का प्रतिशत, उसको लेकर के बहुत गलतफहमी है। वोट जनता का ही होता है, लेकिन वोट के अलावा भी राजनीति होती है। और जो मुद्दे होते हैं, अगर ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप कहें कि राष्ट्रीय सहमति के मुद्दे हैं, राष्ट्र निर्माण के मुद्दे हैं, तो फिर उस पर फैसला 3 बिरादरियों को मिला के करना पड़ता है। सबसे पहले तो जिनके पांव में जूता काट रहा है, पांव में कांटा गड़ रहा है, उनसे पूछना पड़ता है कि तकलीफ क्या है। फिर विशेषज्ञों से बात करनी पड़ती है कि भाई इस तकलीफ का समाधान क्या है। और फिर लोकसभा, विधानसभा, जहां जैसी गुंजाइश हो वहां, इस त्रिभुज के आधार पर, इस तीन खंभों के आधार पर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया चलती है। अभी जिक्र हुआ जयप्रकाश जी का और इंदिरा जी का और इमरजेंसी का। गुजरात के आंदोलन में नई चुनी हुई सरकार थी, प्रबल जनमत था, जनमत नहीं था, प्रबल जनमत था, लेकिन वो सरकार लोगों की जेब में हाथ डालते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई थी, क्योंकि मुनाफाखोरों को उन्होंने इजाजत दे दी, मूंगफली लॉबी को। और उसके बाद जब लड़के सड़कों पर निकले तो ये लोग उनकी अनदेखी करते रहे कि लड़के हैं, ये क्या जाने राजनीति, हम हैं सरकार, अभी तो चुन के आए हैं, प्रबल जनमत है। फिर महिलाएं निकल आई, फिर घरों में थालियां बजने लगी, लोगों ने घंटे 2 घंटे लाइट जलाने, लाइट बुझाने का काम किया। और जब सेना बुलानी पड़ी, तब भी सेना तक ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, बात करो। आज हमारी सरकार को ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी को तो उसी दिन दूर हो जाना चाहिए था जब इनका एक प्रबल सहयोगी, जो किसानों के वोट पर खड़ा है 40-50 साल से, अकाली दल, उसने जब इस्तीफा दिया तो इनको पता चलना चाहिए था कि दाल में मक्खी पड़ गई है। फिर उसके बाद
अभी जनता दल यूनाइटेड बिहार में कहते हैं कि हमको वोट मिल गया। जनता दल यूनाइटेड के भी महामंत्री का खुला लेख है कि बात करो, इन बिलों को सुधारो। आप अपने सहयोगियों को भी कहते हैं कि वो गलतफहमी में चले गए। और आखिरी बात, इंदिरा जी ने भी ये हथकंडा अपनाया था, जयप्रकाश नारायण जी को इशारे में CIA एजेंट कहा और पूरे आंदोलन को RSS के बहाने फासिस्ट भी कहा। लेकिन जब आप आलोचना की जवाब में आरोप लगाने लगते हैं, बिना प्रमाण के आरोप लगाने, जैसा बादल जी ने कहा कि अगर कोई सबूत हो कि एक खालिस्तानी, आधा खालिस्तानी भी कहीं रैली में मिल गया, माओवादी मिल गया, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला मिल गया या मिल गई, तो देश आपके साथ खड़ा हो जाता। आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, गलत बात है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने औकात के बारे में पता नहीं है, पांव के नीचे की जमीन घटती जा रही है और आप कहते हैं कि ये सब बहकाए हुए लोग हैं और आपने अब फूट डालने का काम शुरू कर दिया। ये तो आत्महत्या है। अगर आप अपने विरोधी का सम्मान करें, संवाद करें, समाज इंतजार करेगा कि भाई दो लोग उलझे हुए हैं, सुलझ जाने दो। लेकिन जब आप फूट डालने लगेंगे, साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आपका समर्थन उस मौन समुदाय में भी घटने लगेगा जो समझता है कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल। बट प्रोफेसर आनंद साहब, आपने जो बात कही है, बट ये तो किसान कहाँ के हैं? सिर्फ पंजाब के किसान है, थोड़े से हरियाणा के किसान है, थोड़े से राजस्थानी किसान है, थोड़े से यूपी के किसान है। तो सरकार इनकी चिंता क्यों करे? सरकार तो ये कहती है कि MSP से जो खरीद होती है सिर्फ 6% खरीद होती है, 23 चीजों पर MSP। और जब किसानी को जब हमने रिफॉर्म कर दिया है, तो आने वाले दिनों में किसान तो एकदम धन धान्य से भरपूर हो जाएगा और घी और चीजों की नदियां बहने लगेंगी। तो शैलेश जी, किसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? किसान ये क्यों नहीं समझना चाहता कि भाई सरकार उसके भले के लिए कर रही? मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने कहा 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे हम। ये बात किसान समझ क्यों नहीं रहा है? जानबूझ कर नहीं समझ रहा है, राजनीतिक पार्टियां उसको भड़का रही है। किसान इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि वो बाजार की जो स्थिति है उसको लगातार देख रहा है और उसको सरकार देखना नहीं चाहती है। मैं पूछ रहा हूं कि जब 100 रुपए या 80 रुपए किलो अभी से 2-3 महीने पहले प्याज बिक रहा था, तो क्या 25 रुपए किलो भी किसान को मिल रहा था? किसान को 10 रुपए किलो नहीं मिला और उसको बेचा गया 70, 80, 90, 100। यानी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की टेंडेंसी भारत के व्यापारियों में, खासतौर पे जो अनाज के व्यापारी हैं, जो खाने पीने की चीजों के व्यापारी हैं, उनमें मौजूद है। और प्याज के रूप में और दाल के रूप में साल दर साल हम इसको देखते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि जो ये कानून है, इसमें न तो किसान को सेफगार्ड करने की कोशिश की गई है और ना ही जो कंज्यूमर है उसको सेफगार्ड करने की कोशिश की गई है। आशुतोष जी, मुझे एक वकील साहब से बात कर रहा था मैं एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक कानून है कुछ चीजों को लेकर के कि आप किसान से जिस कीमत पे खरीदोगे उस पर 300% से ज्यादा कीमत पर बेच नहीं सकते। इस 300% में उनका गोदाम का चार्ज, उनकी पैकेजिंग का चार्ज, उनका ट्रांसपोर्टेशन, मुनाफा, सब कुछ शामिल है। यानी 10 रुपए किलो में अगर कुछ खरीद रहे हो तो 40 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचोगे। ये वहां का कानून कह रहा है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल पहले, किसान इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे कि आप हमें प्याज की कीमत 10 रुपए किलो दिलवा दो। नहीं दिलवाया, कोई सेफगार्ड की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब का किसान सफर कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर में। कुछ साल पहले एक बड़ी कंपनी जो चिप्स बनाती है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी, उन्होंने किसानों से ठेके पर आलू बोवाया। आलू जो बोया गया उसमें बीज उस कंपनी ने दिया, खाद उस कंपनी ने दिया, और जब वो तैयार हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वो क्वालिटी नहीं है जो हमको चिप्स बनाने के लिए चाहिए, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। अब चूंकि खाद और बीज उन्होंने दिया, दोनों महंगे थे, तो किसान को अगर वो अपने हिसाब से बीज डालता और खाद डालता, कम लागत होती, वो कम पैसे में बेच सकता था। कमिटमेंट इन्होंने ज्यादा पैसे का दिया और वो पैसा जो है अंत में उन्होंने मना कर दिया कि हम लेंगे ही नहीं, और जो लागत थी वो पैसा किसान को मिलने वाला नहीं था। क्या सेफगार्ड किया गया है इस कानून में? मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर है, ये कई सालों से भारत में चल रहा है और कई कंपनियां ये काम कर रही हैं।
जितनी चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारी जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, ये ऑलरेडी इस काम को कर रही हैं और उनको छूट मिली हुई है, लेकिन उनको भी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान प्राइस के भुगतान की बात कर रहा हूं मैं। आज भी लाखों करोड़ों रुपए जो है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को का बकाया है। कभी भी 3-4 महीने 6 महीने से कम रोके बिना पैसा गन्ना किसानों को नहीं दिया जाता है। क्या कर रही है सरकार? कानून कहता है कि 15 दिनों में भुगतान होना चाहिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरकार बातचीत कर रही है। सरकार बातचीत के अलावा संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लगभग 5 ऐसे संशोधन है जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो किसानों को भी तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, या सिर्फ सरकार ही बीच का रास्ता निकाले? बड़े बड़े जो, जैसे कल मैं कॉलम पढ़ रहा था स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून है ये दरअसल किसानों के हित के लिए कानून है। किसान इसका विरोध जरूर करेंगे लेकिन अंततः फायदा उनको होगा। मेरा कहना है कि सरकार अगर बातचीत कर रही, 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बीच में वो अगर संशोधन के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं तो बीच का रास्ता निकलेगा। ये अड़ियल रवैया करने से क्या फायदा होगा? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अड़ियल रवैया की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कौन से बदलाव करने जा रहे हैं जरा उसको सामने तो रख दें। बोल तो दे कि ये है, ये हम करने जा रहे हैं और कितने दिनों में करने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो इन कानूनों के जरिए किसान पे जो मार पड़ने वाली है और किसानों से ज्यादा उपभोक्ताओं पे मार पड़ने वाली है। भारत के व्यापारियों में अभी भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की टेंडेंसी खत्म नहीं हुई है। इस बात को समझना पड़ेगा, और इसका जो सफरर है किसान ही नहीं कंज्यूमर भी है। दुर्भाग्य ये है कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का रह गया है। उतनी ही समस्या जो है कंज्यूमर के सामने, उपभोक्ताओं के सामने आने वाली है। क्यों नहीं आप दोनों के बारे में सामने रखते हो? अगर आप कानून की बात करेंगे, मैं तीनों कानूनों को, आप इतना वक्त नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन मैं तीनों कानूनों को रख करके सामने बता दूंगा कि इस कानून में, किस कानून में कौन सी छूट जो है वो है। आप कह रहे हो, मैं एक पॉइंट से रख देता हूं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कर रहे हो। आपने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होने के बाद उन पर एसेंशियल, कुछ अनाजों पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस क्या होगा इसको डिफाइन नहीं किया है। मैं उसके अलावा बेस प्राइस क्या होगा जिस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारा जाएगा, नहीं किया है। आप एमएसपी को ही मान लो कि गेहूं की कीमत जो है वो जो सरकार घोषित कर रही है एमएसपी, उससे 4 गुना से ज्यादा बढ़ेगा तो उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में लाया जाएगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो एक एक कानून को लेकर आप बैठेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें इतना खुला छूट दे दिया गया है कि जो मोनोपोली करने वाले हैं जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल। आलोक जी, ये जो आंदोलन है, यहां से 14 की तारीख बीत चुकी है, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया गया है। ये आंदोलन अब आगे कहां जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी वही गलती कर रहे हैं जो 1973, 74, 75 में मिसेस गांधी ने गलती की थी और गुजरात से निकला हुआ आंदोलन अंत में उनकी कुर्सी को हिलाते हुए निकल गया? देखिए आशुतोष, अब ये इस सवाल का जवाब हम आज, मुझे नहीं लगता है कि हम आज इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में, क्या नरेंद्र मोदी वही गलती कर रहे हैं। अभी तक दिख ऐसा रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं सही करते हैं, और मौका मिले उनको वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे बैठकर बिल्कुल वही करना भी चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखकर ताली बजाना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे बढ़कर चलना चाहते हैं, और वो इससे भी ज्यादा एकाधिकारवादी या अथॉरिटेरियन प्रवृत्ति देखना चाहते हैं अपनी सरकार में। ऐसे लोग बहुत हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार को ये भरोसा है कि हर चीज को जीत लेंगे। लेकिन ये आंदोलन जहां पहुंच गया है, जिस तरह से, अब क्योंकि आपने जयप्रकाश आंदोलन का जिक्र किया है, जिस अंदाज में वो शुरू हुआ था मेस की फीस को लेकर, और फिर वो मूंगफली के तेल का उदाहरण अभी राजेश जी ने दिया, वो कब ये आंदोलन शुरू होकर कहां पहुंच जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी शैलेश जी ने बताया कि उपभोक्ताओं को समझना चाहिए कि इसमें नुकसान में किसान ही नहीं है, उपभोक्ता भी है। तो ये जैसे जैसे लोगों की समझ में आने लगता है, उसका मोमेंटम बढ़ता है, उसका समर्थन बढ़ता है।
लेकिन वो ईमानदारी से असेसमेंट करना, क्योंकि ये जो समाजशास्त्र है या समाज को पढ़ने की विद्या है, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं। इसमें कब कहाँ क्या दो और दो 5 हो जाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप उसमें वो तत्व तो दिख रहे हैं। ये आंदोलन आपको इस जगह ले आया है जहां इस सरकार ने पहली बार बात करने की पहल की है। वो निकल के आई है कि अच्छा चलो भाई बात कर लें। बहुत सारे लोग इस सरकार के समर्थक, आपने स्वामीनाथन अय्यर का नाम लिया, ऐसे कम से कम 2 दर्जन विद्वान समर्थक लोग हैं, दक्षिणपंथी या उदारवाद के समर्थक विद्वान, जो बता रहे हैं कि किसानों को बहुत फायदा होगा। मैंने सोमपाल शास्त्री जी से बात किया, वो भी इसके बहुत फायदे मानते हैं कि इन कानूनों से बड़ा फायदा होगा। लेकिन इनमें से हर आदमी इस बात पे एक मत है, सब ये कहते हैं कि सरकार ने कुछ गलत तरीका इस्तेमाल किया है, सरकार ने कुछ गलती कर दी है, सरकार ने इसमें सेफगार्ड्स नहीं लगाए हैं। तो इफ एंड बट इतने सारे हैं कि सारे कोई समर्थक भी सिर्फ इस पार्टी के मंत्रियों को छोड़कर और उनके उन समर्थकों को छोड़ के जिनका भी मैंने जिक्र किया, जो इस देश में हर चीज को सही बता रहे हैं आज की तारीख में, जो भी आदमी तर्क के आधार पर चल रहा है वो ये कहता है कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी हो जाता तो अच्छा रहता। और किसान की समस्या क्या है, किसान क्यों नाराज है? किसान इसीलिए नाराज है भाई, बड़ी अच्छी बात है, आपने सवाल पूछा अभी कि साहब मोदी जी बड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो किसान क्यों नहीं मान रहा है? और क्या सिर्फ पंजाब का किसान नहीं मान रहा है? पंजाब का किसान इस देश में हरित क्रांति का अग्रदूत है, वो नहीं मान रहा है। तो ये समझना चाहिए कि वो खेती किसानी को जितनी समझता है उतनी दूसरी जगह के किसान नहीं समझते हैं, इसीलिए तो नुकसान में है। ठीक है, जो खेती को फायदे का सौदा बना के जो किसान यहाँ पहुंचे हैं उनको आज अपना नुकसान दिख रहा है, तो जो बेचारे पहले से ही नुकसान में हैं उनका फायदा होने जा रहा है। ये कल्पना ही मुझे लगता है कि बिल्कुल दूर की कौड़ी है, और इसे जो लोग ये कह रहे हैं उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इन मोहल्लों के या इन राज्यों के किसानों को देखने के। आलोक जी, जब मैं फिर एक बार 1973, 1974, 1975 की तरफ जाऊंगा राजेश जी, लेकिन उस वक्त जब छात्र निकले थे तो धीरे धीरे समाज के दूसरे तबके के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि सरकारें इस तरीके से नहीं जाया करती। सरकारें तब जाती हैं जब आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाता है। अभी यह लग रहा है कि आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन है। आप दिल्ली के अंदर कहीं निकल जाइए, आप नोएडा के अंदर कहीं निकल जाइए, गुड़गांव में कहीं भी निकल जाइए, आपको लगेगा कि एक पूरा बड़ा तबका है जो अनकंसर्न्ड है और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की मानी जा रही। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि किसानों की ये लड़ाई जो है वो एकांगी होती चली गई और समाज के दूसरे तबके इससे नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए सरकार इससे डर नहीं रही? मैं इसको नहीं मानता आशुतोष जी। किसानों का आंदोलन एकांगी नहीं है, और दरअसल हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के परिवारों का जो रिश्ता है, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि कहीं ना कहीं किसानों की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, या तो परिवार में या रिश्तेदारी में। तो किसान एक ऐसी, हम तो 77-78% जहां जिस देश में किसान हो, तो महात्मा गांधी क्या कहते थे, किसान के अलावा इस देश में है कौन? चंद ब्यूरोक्रेट और चंद पॉलिटिशियन इस देश को चला रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसान बहुत अल्पमत में चला गया है, हाशिए पे चला गया है। तो ये तो गलतफहमी है ये सोचना इस बात को कि भाई किसान बहुत अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए। इस देश में अगर किसान अकेला हो सकता है तब तो फिर कोई बहुमत में हो ही नहीं सकता। किसान के अलावा इस देश में है कौन? एक बात। दूसरी बात, मैं अभी शैलेश जी ने जैसे गन्ने का बताया उदाहरण, मैं एक विसंगति की ओर बहुत संक्षिप्त में आपका नाम ध्यान बताता हूं। इस एक कानून में एक भंडारण की क्षमता बढ़ाने की एक प्रावधान है। किसान कभी भंडारण नहीं करता आशुतोष जी। जितना मेरा 40 वर्षों का अनुभव है, कई राज्यों में घूमा हूं, तो एक किसान है जो भंडारण नहीं करता। जो सरसों उगाता है वो सरसों का तेल नहीं बेचता, सरसों का तेल बनाने वाली दूसरी कंपनी होती है। जो गन्ना उगाता है किसान, वो गुड़ नहीं बेचता, गुड़ बनाने वाले दूसरे होते हैं। तो भंडारण की क्या होता है कि जब भंडारण की क्षमता उड़ेगी, वो बनिए की बढ़ेगी या बिचौलिए की बढ़ेगी, और वो जब उसके पास किसान जाएगा तो वो अपना भंडार खोल के बता देगा कि जी हमने तो ये खरीदा हुआ है, हम तो आप 1 रुपए में टमाटर अगर आप बेचेंगे तो हम लेने को तैयार है, वरना हमारी तो जरूरत है नहीं, देखो भंडार भरा हुआ है हमारा। तो मजबूरी में किसान जो जिस कीमत पर वो बनिया या वो बिचौलिया, वो जो व्यापारी लेगा, वो उस पर खरीदने के लिए तैयार है। अब क्योंकि ये पार्टी तो वैसे भी कारोबारी लोगों के सहानुभूति और समर्थन से खड़ी हुई पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में किसान के पास मरण का के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। एक तो बात यह है, और एक टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात आप कर रहे थे,
मैं कहता हूँ टुकड़ा टुकड़ा गैंग क्या है, छोटे छोटे दलों की तरफ इशारा है ना आपका, जो जुड़ जाते हैं छोटे छोटे, जिसके पास 2 सांसद हैं, 4 सांसद हैं, 6 सांसद हैं। नहीं, उनके कहने का भैया मतलब ये भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं तोड़ने वाले? अरे मैं तो रोज कह रहा हूँ कहते हैं। वामपंथी भी हैं, तो भारत का संविधान उनको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं वो चुनाव लड़के आ रहे हैं, आप संविधान की होली जला दीजिए, उसके बाद फिर उनको टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते रहिए, करते रहिए। राजेश जी, मैं वहां आपको बताऊं कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, अगर आप सड़क पे निकल जाएं, तो एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले पाकिस्तान परस्त लोग जो हैं, कश्मीर परस्त लोग हैं, जो मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये हैं। टुकड़े टुकड़े का मतलब वो उन्होंने बहुत व्यापक कर दिया है, और वो अपने आप में देशद्रोही और गद्दारों की श्रेणी और जयचंद की श्रेणी में आ चुके हैं ऐसे लोग, और इसमें आपका भी नाम शामिल होगा और मेरा भी शामिल होगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको संविधान में आप ला करके, संसद में ला करके बहस कराइए ना श्रीमान। आप वामपंथियों को चुनाव पर लड़ने से रोक सकते हैं? आप बताइए, धार्मिक आधार पे, मजहबी आधार पर पार्टियां बन रही हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़के संसद में पहुंच रहे हैं। इस देश का संविधान इतना उदार है आशुतोष जी कि उसमें इस तरह की विचारों को, इस तरह के, मैं तो इन टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहने वालों के को मैं कहता हूं कि वो देशद्रोही हैं मेरी नजर में। तो राजेश जी, ये आपका कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोफेसर आनंद, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मिसेस गांधी के जमाने में कहा जाता था कि विदेशी हाथ, फॉरेन हैंड, आज वो फॉरेन हैंड नहीं है, आज वो हैंड अपने देश के अंदर का, जिसको इंटरनल एनिमी कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है ये तो टर्माइट्स है, और ये देश को दरअसल सबसे बड़े दुश्मन इसलिए क्योंकि धीरे धीरे देश को ये खा रहे हैं। और इस शब्द को अब किसानों के आंदोलन से जोड़ दिया गया है, और ये दिखाई पड़ रहा है कि किसानों के आंदोलन में दूसरा तबका जो है वो उतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़ा हुआ जिसको जुड़ना चाहिए, तब तो आंदोलन व्यापक होगा। देखिए, 65% भारतीय, यानी हर 3 में 2 लोगों का रिश्ता जमीन से, खेती से, गांव से है। और किसानों का जहां तक सवाल है, वो इतना बड़ा एक समुदाय है जिसके अंदर इतने भेद हैं कि कोई भी किसी भी आंदोलन को एकांगी कहने के लिए पर्याप्त तर्क जुटा सकता है। लेकिन ये तर्क की बात नहीं है, कचहरी में मुकदमा नहीं है, ये सड़कों पर आंदोलन है। और इसमें सवाल है खेती को मुनाफे का बनाया जाए या घाटे का बनाया जाए। इस सवाल पर पिछले 70 साल में राष्ट्रीय सहमति है। असल में तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने से सहमति है कि खेती के काम में लगे लोगों का भविष्य अंधकार में रहा है अंग्रेजी राज में। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अभी खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, हम लोग आंदोलन में थे, बिहार आंदोलन कहते थे लोग। लेकिन जब इमरजेंसी लगी आशुतोष जी, तो सारे हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों को इनको बंद करना पड़ा। 1 लाख लोगों को, केरल से लेकर कश्मीर तक लोग इमरजेंसी के विरोधी होने के नाते बंद किए गए। आज जो सहानुभूति का दायरा है, हर दिन जो आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं, अंदर से अपराध बोध गहरा होता जा रहा। आज जो इन्होंने उपवास का आह्वान किया अपने समर्थकों द्वारा और अपने द्वारा, कल अगर हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के ये नेता भारत के लोगों से कहें कि आप 1 दिन के लिए हमारे सपक्ष में उपवास करो, तो मुझे भरोसा है कि सारे देश में जितने नैतिक लोग हैं, जितने जनतांत्रिक लोग हैं, जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो कहेंगे कि किसान से मत टकराओ। किसान से टकराना मतलब भारत माता के ऊपर कीचड़ फेंकना है, भारत माता की बांह और भारत माता के पैर तोड़ना है। और आप देखिएगा कितना बड़ा समर्थन होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कुछ अफसरों ने, कुछ बहुत ही साधन संपन्न उद्योगपतियों ने, कुछ बहुदेशी कंपनियों ने मिलकर के घेर रखा है। ऐसा ही इंदिरा जी के साथ हुआ था। जी हाँ का माहौल बना हुआ था, कोई आलोचना नहीं करता था। लेकिन मेरी जो अपनी निजी जानकारी है, तमाम दूरियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी भारत की ही पार्टी है और हम लोग के आसपास में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं, बड़ी नाराजगी है। वो कहते हैं ये तो न घर का छोड़ेंगे न घाट का छोड़ेंगे। चुनाव जीत गए बिहार का तो इनको गलतफहमी हो गई कि ये आका हो गए। जी नहीं, जमीन घटती जा रही है। किसान का सवाल राष्ट्रीय सहमति का सवाल है, खाली दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। और पंजाब का किसान, उड़ीसा और बिहार के किसान की भी हमदर्दी रखता है, लेकिन बिहार का किसान लड़ नहीं सकता। बिहार का किसान तो मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ है। वो तो दैनिक मजदूर बन करके पटना से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक रोटी तलाश रहा है। हाँ, आज भी जो सचमुच किसान है
किसानों की जो मुख्य धारा जिसको कहते हैं वो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, और वो पिछले 40 साल से हैं, 70 से हैं, हरित क्रांति के जमाने से हैं, और ये आपके साथ खड़े थे। ये पूंजीवादी खेती के समर्थक हैं, ये आपके विरोधी नहीं हैं। लेकिन गलतफहमी आपको हो गई है, आपने नए दोस्त तलाश लिए हैं और नए दोस्तों को खुश करने के लिए पुराने हमदर्दों को आप गड्ढे में ढकेल चुके हैं। तो वो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा। और जहां तक माओवाद की बात है, माओवाद तो चीन में दफन हो चुका है, नेपाल में दफन हो चुका है, भारत में भी माओवादी 28 से कम 28-30 पार्टियां हैं, एक माओवादी पार्टी में दर्जन 2 दर्जन 4 दर्जन कार्यकर्ता हैं। आपका तो पूरे भारत में विराट संगठन है। आज आरएसएस के लोग भी सड़कों पर निकल करके अगर आ जाएं और कहें कि किसान गलत है सरकार सही है, तो आरएसएस को भी नाक में पानी भर दिया जाएगा। बिल्कुल। शैलेश जी, अब जेपी आंदोलन के बाद जो एक बड़ा आंदोलन हुआ तो अन्ना का आंदोलन था, जिसने कम से कम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी, और जिस वजह से नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे चली गई, उसमें उस अन्ना के आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ। लेकिन इस सरकार के आने के बाद अगर आप देखें 2019 के बाद एक शाहीन बाग का आंदोलन था जो पूरे देश में कई जगह पर बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन सरकार ने सक्सेसफुली उसको क्रश कर दिया। न केवल सक्सेसफुली क्रश किया बल्कि उनको दागदार घोषित कर दिया। आज फिर वही कोशिश चल रही। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर कितने दिन तक ये आंदोलन सस्टेन करेगा? देखिए, ये आंदोलन एक वन गो में बहुत लंबा चले कोई जरूरी नहीं है। किसान हो सकता है कल को घर लौट जाए, हो सकता है सरकार के आश्वासन के बाद लौट जाए, हो सकता है कि वो आश्वासन भी नहीं मिले, हो सकता है कि उनको फ्रस्ट्रेट करके कुछ हिंसा कराई जाए और उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, हो सकता है जैसे शाहीन बाग जो खत्म होने की बात करते हैं वो कोरोना ने आके खत्म कर दिया। तो किस कारण से लोग कोरोना के कारण वहां से हटा दिए गए और वो घर भी चले गए, तो किसी कारण से वो पीछे जा सकते हैं। लेकिन ये बात जो है वो अंदर तक जा रही है कि किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। तीनों ही 2 कानून में जो बदलाव किए गए और एक जो नया कानून लाया गया है, तीनों ही में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न तो किसान को फायदा हो न कंज्यूमर को फायदा हो। मैं एक और उदाहरण देता हूं। 60 रुपए किलो अभी 15-20 दिन 1 महीना पहले तक आलू बिक रहा था। क्या किसान को 15 रुपए किलो मिल रहा था? मेरा संबंध तो है किसान परिवार से जी। 7 रुपए 8 रुपए में बेचा लोगों ने, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था। तो किसान जब 7 रुपए 8 रुपए में बेच रहा है तो 60 रुपए में बाजार में क्यों बिक रहा है? घोर पूंजीबाजी देश जो है वहां भी 300% की छूट देते हैं, जहां लेबर कॉस्ट से लेके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सभी चीजें महंगी है। भारत में इसका इंतजाम क्यों नहीं होता? हर साल मेरा ये कहना है कि सरकार क्या इस आंदोलन से अपने कदम पीछे खींचेगी या नहीं खींचेगी? मेरा बहुत छोटा सा सवाल। आपने इतने आंदोलन देखे हैं, आपने खुद जेपी आंदोलन के दौरान आप जेल में थे, लेकिन जनता में एक जो आक्रोश दिखाई पड़ा जिसका नतीजा नजर आया, आज जनता में वो आक्रोश दिखाई नहीं पड़ता। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर आपको कुछ और दिखता तो बात बिल्कुल अलग है, मैं गलत देख रहा हूं तो बात बिल्कुल। आज लोगों के अंदर वो आक्रोश नहीं दिखता है। हाँ, लोगों की सहानुभूति जरूर किसानों के आंदोलन के साथ है, लेकिन जो आक्रोश होना चाहिए, जो गुस्सा होना चाहिए, जो अन्ना के आंदोलन के समय मैंने देखा था, वो दिखाई नहीं पड़ता आज की तारीख में। हाँ, जाहिर सी बात है उस तरह का आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई भी नहीं देगा। वो अलग अलग पनप रहा है, सुलग रहा है अंदर ही अंदर, और वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी एक स्टेज पर आकर के। अन्ना का आंदोलन जो है वो चूंकि दिल्ली में बैठे हुए थे और वो एक व्यापक करप्शन के खिलाफ था, उसके साथ में उसको डिफेंस से जोड़ दिया गया, 2G से जोड़ दिया गया, तो ये एक बड़ा हो गया। एक अकेले व्यक्ति वीपी सिंह ने जो है एक डिफेंस में करप्शन के मुद्दे पर बोफोर्स चिल्लाना शुरू किया तो सरकार बदल गई। तो इसलिए जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आंदोलन अंदर तक जाएगा, उनको बाद में दिखाई देने लगेगा जब ये प्राइस राइज होता रहेगा। आप इस बात को सबसे पहले नोट कीजिए कि भारत के व्यापारियों में यूरोप और अमेरिकी व्यापारियों की तरह कम मुनाफा और ज्यादा वॉल्यूम की इच्छा अभी भी नहीं है। वो जो कुछ आता है उसकी होर्डिंग करते हैं। एक और कुछ तो बहुत ही खतरनाक प्रावधान किए गए हैं। एक प्रावधान जो किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर एक्ट है, उसमें एक है कि बीच में जो खेती करने वाले और किसान के बीच में एक एग्रीगेटर होगा। ये एग्रीगेटर कौन होगा? इलाके का गुंडा।
जो जबरदस्ती किसानों से उनका जमीन जो है वो खेती के लिए ले लेगा। वो कोई पॉलिटिकल आदमी होगा जो होता है। एग्रीगेटर किस लिए एग्रीगेटर होगा? हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, बीच में एक आदमी कौन सा आ गया, किस बात के लिए आ गया? और वो अधिकृत है, कंपनी के बिहाफ पर वो खेती करेगा, कंपनी उसको ऑथराइज कर देगी। शायद जगह जगह गुंडे खड़े होंगे और किसानों पर उसी तरह का जुल्म और अत्याचार शुरू होगा जैसे कि अंग्रेजी जमाने में होता था। नील की खेती भी कॉन्ट्रैक्ट की खेती थी, लेकिन उसमें यह सेफगार्ड नहीं किया गया था कि अगर नील की खेती से किसानों के खेत खराब हो जाएंगे तो फिर उसको कौन ठीक करेगा। यहां भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है कि आप खास तरह का बीज बोआते हो, खास तरह का खाद दिलवाते हो ज्यादा उपज लेने के लिए, उसके बाद अगर जमीन की क्वालिटी खराब हो गई तो आप जो है सीधे छोड़ दोगे। मेरा तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा हो गया, आप ले लो। उस समय किसान कहां जाएगा, अपनी जमीन को कैसे ठीक करेगा, कौन सा इंतजाम है? आपको ये लगता है कि किसानों का गुस्सा धीरे 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 फूटेगा? अभी नहीं दिख रहा, लेकिन फूटेगा। लेकिन आलोक जी, अभी प्रोफेसर आनंद बात कर रहे थे कि बिहार का चुनाव आप जीत गए, तो आपको लगता है कि आप तो अपराजय है, आपके अश्वमेध के घोड़े को रोक नहीं पाएगा। हकीकत ये कि अभी वो हैदराबाद में गए और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वहां पर सीटें जीत ली। अभी बोडोलैंड का चुनाव का नतीजा आया, वहां भी अप्रत्याशित रूप से उन्होंने सीटें जीत ली। तो वो तो इलेक्टोरली जीतते जा रहे हैं, सत्ता के नए नए स्तंभ खड़े करते जा रहे हैं। तो डरे क्यों किसान, और किस लिए डरे? जब कोरोना होता है, 23.9% की इकोनॉमी नेगेटिव पे चली जाती है, चीन भारत में घुस जाता है, फिर भी जीत रहे हैं। किसान कौन सी चीज है उनके लिए? मेरा एक ख्याल है आशुतोष कि अगर 1977 में जब चुनाव हुए थे उससे कुछ समय पहले हालात का जायजा लिया जाता, लोगों से पूछा जाता कि इस वक्त अगर चुनाव होंगे तो क्या होगा, क्या इस देश के लोगों में आक्रोश है। राजेंद्र माथुर का एक लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी खुद पूरी इमरजेंसी के दौरान इस पर आश्चर्यचकित रही होंगी कि इस देश में कोई इमरजेंसी के खिलाफ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या वजह है। तो होता ही है, और आजकल आप ये जानते हैं इस वक्त किसी भी चीज के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। धीरे धीरे हालत ऐसी होती जा रही है। जबकि इमरजेंसी के दौर की बात अभी राजेश बादल जी ने बताई कि जयप्रकाश नारायण से 2 महीने का उनका पत्राचार चला उस आंदोलन को लेकर। आज की तारीख में क्या कोई नेता पत्राचार कर सकता है 2 महीने का? क्या आंदोलन चल सकता है? तो जनता के मन में क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं नहीं बताने की स्थिति में हूं कि मन में क्या है। ये मन जब सामने आता है तभी पता चलता है, उसके 2 दिन पहले भी आप नहीं बता सकते हैं। इंदिरा गांधी के लोगों ने सर्वे करा के उनको नतीजा दिया था कि आप बड़ा जबरदस्त तरीके से आप स्वीप करने जा रही हैं, चिंता मत करिए। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अगर वो जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले के बाद जिसमें उनके चुनाव को रद्द किया गया था, अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के बजाय सीधे जनता के बीच में चली गई होती कि मेरे खिलाफ फैसला आ गया है, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, आप लोग बताइए कि क्या करें, मैं सरकार दोबारा पूरी सरकार का इस्तीफा कर रही हूँ और मैं पूरा चुनाव दोबारा लड़ूंगी, तो शायद बड़ी भारी स्वीप होती। लेकिन उनके पुत्र, जिनका आज संयोग से शायद आज उनकी जन्मतिथि है, उन्होंने सलाह दी कि नहीं, चुनाव में नहीं जाना है अपने को। तो आप कई बार जो चीज आपको जनता के साथ डायलॉग करके बात करके हासिल हो सकती है, वो हासिल आप नहीं कर पाते हैं जब अंदर कहीं कोई आपके अड़ोस पड़ोस ऐसे लोग होते हैं जो आपको जनता से सीधे बात करने से रोकते हैं। वो डरे हुए लोग होते हैं, और जो डरे हुए लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दिन उन किलों के अंदर सुरक्षित रह नहीं पाते हैं, जो किले उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आसपास खड़े कर लिए हैं। तो ये आंदोलन भी एक ऐसा ही मौका है। इस आंदोलन की शुरुआत में जब टिकैत का आंदोलन हुआ था तो वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो टिकैत के गांव गए थे भोपाल से मिलने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने जबरदस्त कम्युनिकेटर हैं, 50-100 किलोमीटर दिल्ली के बाहर जाकर अगर इन किसानों को उन्होंने रोक लिया होता, वहीं पे कहते हैं हाँ बताइए क्या समस्या, बैठे यही बात करते हैं, तो आज हालात शायद कुछ और होते हैं। ये भरोसे का खेल है, भरोसा टूटा हुआ है, लोगों को शक है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और आप उस शक को दूर करने के बजाय उस शक को रोज बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपके अगल बगल बैठे हुए लोग रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनसे उन लोगों का शक और मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल आलोक जी, ये कहाँ पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहीं भी पहुंच सकता है।
कहीं भी पहुंच सकता है। ये आलोक जी कह रहे हैं कि जनता का गुस्सा पता नहीं चलता। मिसेस गांधी को भी इमरजेंसी के दौरान पता नहीं चला था, लेकिन हमारे सामने तो साफ उदाहरण है। नोटबंदी हुई, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोगों के व्यापार खत्म हो गए, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट लेकर आई। राजेश जी, हिंदुस्तान बदल गया लगता है। हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं बदला है। हिंदुस्तानी समाज दरअसल दुनिया का ऐसा इकलौता समाज है जो बदलने में बहुत देर करता है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 20 वर्षों में समाज बड़ी तेजी के साथ बदला है, लेकिन सरकार का नजरिया और नियत अगर साफ है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो फिर इन कृषि कानूनों में संशोधन की बात भी स्वीकार करने में किसानों को मुझे नहीं लगता कोई एतराज होगा। दरअसल जब ये कानून आए हैं तो उनके पास रास्ते हैं, लेकिन वो उन रास्तों पर जाना नहीं चाहते हैं, और तभी तो नियत पर शंका होती है। भाई, संसद का एक आपात सत्र बुलाइए, आप सारा प्रतिपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो आप इनको वापस लीजिए, और नए तरीके से जो कृषि कानून बने हैं ये, इनमें जो संसद की एक प्रक्रिया होती है, संसदीय प्रक्रिया होती है, उसके लिए उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, कमेटी आती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, वो तो सब कुछ हुआ नहीं है। इस तरह का लंबी प्रक्रिया है। इन कानूनों में संशोधन की जो लंबी प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया गया, इसीलिए तो नियत पर शक होता है ना। तो मेरा कहना यह है कि आप संसद में बुला के प्रतिपक्ष के साथ लीजिए और वापस ले लीजिए, और दूसरा एक कोई सबके मिलाकर के सर्वदलीय दल कमेटी बनाइए और उनके सर्वाधिकार सुरक्षित कर दीजिए, सारी ताकत उनको दे दीजिए, और फिर वो अध्ययन करें और एक्सपर्ट्स को लें और जो एक प्रारूप दें उसको स्वीकार करिए। लेकिन अगर ये अहम का प्रश्न बना लिया गया है, ईगो का प्रश्न बना दिया गया है, तब फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राजेश जी, एक सवाल ये भी है ना कि सरकारें तब झुकती है जब उनको हारने का खतरा होता है। सरकारें तब नहीं झुकती जब उनको लगता है हम तो जीत रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं। तो प्रोफेसर आनंद, मेरा सवाल यही है कि सरकार को आंदोलनों से डर नहीं लग रहा। नोटबंदी के बाद अभी हम लोगों ने 300 से ज्यादा सीटें लेकर आती हैं, तो अप्रत्याशित है। वो अप्रत्याशित भारत के इतिहास में शायद नहीं हुआ होगा कि जहां बीजेपी नंबर 3, नंबर 4 की पार्टी थी, वहां वो 300 सीट लेकर आ जाती है। और तो सरकार को हारने का डर नहीं है। अगर हारने का डर हो जाएगा तो सरकार सारे कानून वापस ले लेगी। आशुतोष जी, हम समाजशास्त्री लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें बालू की नींव पर खड़ी होती हैं। आज जिसका जय जयकार हो रहा है, 48 घंटे के अंदर उसका मुर्दाबाद हो सकता है। चर्चिल जब लड़ रहा था इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी से, सारा इंग्लैंड चर्चिल के पीछे खड़ा था, लेकिन जब चुनाव हुआ, वोट हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद तो लेबर पार्टी सरकार में आ गई और चर्चिल मुट्ठी भर लोगों के साथ लोकसभा अपनी संसद में लौट सके थे। अभी आपने गलत को दुश्मन घोषित कर दिया। किसान को दुश्मन घोषित करना, मजदूर को दुश्मन घोषित करना, इससे ज्यादा आत्मघाती कोई राजनीति हो नहीं सकती। और जो आपने कहा शुरू में कि अकेला खड़ा है किसान, तो मैं आपको खाली 4 वर्गों का गिनाता हूं। भारत के तमाम श्रमिक संगठनों के सरकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीएमएस को छोड़ के जितनी ट्रेड यूनियन है, उन्होंने इस किसान आंदोलन के समर्थन में अपना खुला बयान जारी किया है। दूसरा समूह ये जो वकीलों का है, दिल्ली हाई कोर्ट के बार से लेकर के और जाने कहां के वकीलों ने, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने इसके पक्ष में। आज जितने अखबार आप देखेंगे 90% लेख वैज्ञानिकों के, समाज वैज्ञानिकों के, अर्थशास्त्रियों के, किसानों के पक्ष में। तीसरा, भारत की करीब 28 राजनीतिक पार्टियां ये खाली इसी बात पर एक साथ हुई हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ और इनकी मदद करो। राजनीतिक दल और जो आपने कहा ये जो सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, ये मेधा पाटकर, ये अरुणा राय, ये प्रशांत भूषण, इनमें से एक भी किसानों के खिलाफ नहीं बोल रही हैं या बोल रहे हैं। ये सब भारत का हिस्सा है। आपको गलतफहमी है कि आपके झंडे के नीचे जो नहीं है वो भारत नहीं है। आपकी गलतफहमी, आपको मुबारक हो, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय समाज को जानने वाले जानते हैं कि सबसे सहनशील तबका भारत का किसान है। ये आफत के बीच में जीना जानता है और देश से इसको बेहद प्यार है। देश की सरकार को ये 100 गुना माफ करने को तैयार होता है। ये हमारे जैसे बुद्धिजीवियों जैसा तबका नहीं है कि एक बयान पर हम नाराज हो जाते हैं, सरकार से आलोचना करते हैं। ये 100 गुना माफ करेंगे, कृष्ण की तरह से। कि शिशुपाल ने 99 गाली दी, उन्होंने अपनी बुआ से वादा कर रखा था कि बहुत बदतमीज है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप कहती हैं तो मैं इसकी 99 गाली, 100वीं गाली जब दे देगा
तो गर्दन इसकी उतारनी पड़ेगी। किसान को आप बहुत गाली दे रहे हैं, आपने खालिस्तानी कह दिया, आपने पाकिस्तानी कह दिया, आपने माओवादी कह दिया, आपने बेवकूफ तक कह दिया। अरे भाई रुक जाओ, शिशुपाल की परंपरा का ख्याल रखो। इसी दिल्ली के आसपास शिशुपाल का भी शासन था और इसी दिल्ली के आसपास कृष्ण की भी राजनीति थी। मत करो इतनी गलती कि फिर आपकी आत्मकथा लिखना बाकी रह जाए, कुछ बाकी न रहे आपके जिम्मे। शैलेश जी, आपको क्या लगता है, क्यों मोदी जी इतने आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं? देखिए, मोदी जी आत्मविश्वास से इसलिए भरे हुए हैं, दो तीन बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि इस समय जो वोटिंग है, जो पैटर्न है, उसमें 2-3 नए फैक्टर्स आ गए हैं। एक बड़ा फैक्टर ये आया है कि जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हिंदुओं की थी, उनके भीतर एक इच्छा जगी है कि वो पावर शेयर करें, और बीजेपी ने उनको उनके लिए रास्ता खोल दिया है, जो अभी हमने बिहार में भी देखा और जगहों पर भी देखा, जिसको हम अति पिछड़ा, अति दलित वगैरह कहते हैं। तो वो उनको मालूम है कि उनकी जो आकांक्षा है वो बिल्कुल अलग है। वो समाज में अलग तरह की बराबरी चाहते हैं और अपने बीच के किसी आदमी को सत्ता में देख करके और सत्ता के साथ देख करके उसके साथ रिलेट करते हैं। दूसरे, ये लंबे समय से चल रहा है, इंदिरा गांधी के समय भी चल रहा था कि अब इन्होंने ये जो पाकिस्तान विरोध कि जो कोई अगर इस समय अगर कोई सरकार के खिलाफ है तो वो जो है जरूर, उस समय इंदिरा गांधी के समय में अमेरिका हमारी नफरत के केंद्र में था, इसलिए सबको CIA का एजेंट कहा जाता था। आपको याद होगा कि पीलू मोदी एक बार जो है वो एक स्टिकर लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि संसद में दिखाया कि मैं CIA एजेंट, तो मुझे गिरफ्तार करो, ये कहा जाता था। उसके बाद स्थितियां बदल गई। आज हमको CIA से बहुत प्रेम है, अमेरिका से भी प्रेम है। लेकिन जो सवाल ये है कि इन्होंने 2 चीजें पकड़ ली है। एक ये कि पाकिस्तान से और नफरत करते रहो, इस्लाम से नफरत करते रहो। कुछ चीजें हमारे इतिहास में रही है, कुछ चीजें उनको गलत इतिहास के जरिए बताया जा रहा है कि हिंदू, जैसे कि जो हिंदुओं की जो सारी समस्या है उसके पीछे कहीं मुसलमान रहे हैं। मेरा तो अपना खैर अलग मानना है कि हिंदुओं की समस्या के पीछे हिंदुओं का जातिवाद और छुआछूत रहा है। इस पर कभी सोचते नहीं, इस पर संघ का नेतृत्व भी नहीं सोचता, ब्राह्मण संघ का ब्राह्मण नेतृत्व कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि उनको कई खाली वो दिखा देते हैं कि एक देखिए हमने राष्ट्रपति बना दिया, वो दलित है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन जो है अंदर अंदर चलता है, जैसे धरती के गर्भ में ज्वालामुखी पनपती रहती है और वो कहां कहां है पता नहीं चलता है, और उसका विस्फोट जब एक जगह होता है तो वो एक वक्त होता है। 1974 जो है वो उसका एपिसेंटर बिहार था, बिहार बन गया। शुरू तो गुजरात से हुआ, कई और उत्तर प्रदेश होते हुए, लेकिन एपिसेंटर बन गया। तो किसानों के आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो उस दायरे को बढ़ा नहीं रहे हैं। वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि किसान की तरह ही उपभोक्ता के खिलाफ भी ये कानून है, उपभोक्ता मारा जाएगा। बिल्कुल। शैलेश जी को लगता है बातचीत करते करते अचानक अपने वो दिन याद आ गए जब वो जेल में थे 19 महीने। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में से थोड़ी उत्तेजना साफ नजर आ रही है इस उम्र में भी, और मुझे लगता है कि अभी भी उनके अंदर वो आग पैदा हुई है। आलोक जी, आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे जवाब, तो ये जादू क्या है? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इतनी तेजी से क्यों भागता नजर आता है? तमाम तकलीफों के बावजूद भी लोग उनके पास क्यों चले जाते हैं? क्या वो जो फिनोमिनन है वो एक नया फिनोमिनन जिसकी तरफ इशारा किया शैलेश जी? 2 वजह हैं। देखिए, एक तो जो पहला आपने नोटबंदी का इशारा किया, तो नोटबंदी के दौरान बहुत सारे लोगों को ये लगा कि साहब ये कोई बड़ा पवित्र यज्ञ हो रहा है, इसमें थोड़ी हमको भी आहुति डालनी है, हमें भी थोड़ा कष्ट उठाना है, लेकिन इसके बाद इस देश से काले धन का नाश हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग वैसे थे जिन्हें लगता था कि हम तो भाई फुटपाथ पे बैठे हैं, दूसरे के महल में आग लग रही, कितना अच्छा हो रहा है, तो इसमें सेक लिया जाए। तो उन्हें लग रहा था कि हमें भले ही नुकसान हो रहा हो, लेकिन दूसरे को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, तमाम काले धन वालों को इतना नुकसान हो रहा है कि इसमें हमें खुश होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक और सबसे खतरनाक कारण है वो ये है कि इस देश में जहर की खेती हो रही है। वो हो तो बहुत लंबे समय से रही है, लेकिन अब उसकी फसल उग के खड़ी है और अब उसकी फसल को काटा जा रहा है। और इसमें दुख की और संकट चिंता की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो उस खेती के दुष्प्रभाव से, उस जहर के असर से बचे हुए हैं। और यही
आशंका इसलिए पैदा होती है कि आप बाकी आंदोलन छोड़ दीजिए, इस आंदोलन पर भी तरह तरह के सवाल उठाने वाले, इनको देशद्रोही बताने वाले, इनको अय्याश बताने वाले, इनको जमींदार बताने वाले, इनको पता नहीं क्या क्या कहने वालों की कमी नहीं है। और ये खास तौर पे ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के वीर हैं, उनके बीच ये बहुत ज्यादा चल रहा है। वो जो कुछ पढ़ते लिखते कम हैं, समझते कम हैं, जैसे ही कुछ आता है उसको तड़ातड़ 10, 20, 50 लोगों को फॉरवर्ड करना ही उनका दैनिक जो है रिचुअल है। जैसे कि पूजा पाठ करना होता था पहले, संध्या पूजा होती थी, अब सुबह उठ के पहले व्हाट्सएप भड़ा फॉरवर्ड करना, फिर फेसबुक पे देखना, 10-20 लोगों को गाली देना, 10-20 लोगों को वाह करना। ये वाली जो संस्कृति है, ये बहुत खतरनाक दौर में हमको ले जा रही है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्हें ये उम्मीद है कि हमारा समाज, हमारा देश इनसे निकलने का रास्ता निकालेगा। आलोक जी, ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो जमात धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगा होगा कि मैंने जमात शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया, इस पर भी मुझे गालियां पड़ सकती है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। नहीं तो जमात भी माफ कीजिएगा, लेकिन आशुतोष जमात भी उनके फलने फूलने के लिए जिम्मेदार है बराबर से, ये भी समझ लीजिए। वो एक अलग बहस का विषय है, उस पर बातचीत करेंगे। वो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैंने जमात को फिगरेटिवली इस्तेमाल किया था। आप जिस कट्टरता की तरफ की ओर इशारा कर रहे हैं, वो कट्टरता दोनों तरफ है, बराबर है, और दोनों तरफ से आग लगी हुई, इसलिए दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल, सिंपल सवाल ये है कि ये एक आंदोलन है, इस आंदोलन से अगर सरकार को लगेगा कि उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी, और अगर सरकार को लगेगा कि वो तो बोडोलैंड भी जीत गई है, वो तो लद्दाख भी जीत जाती है, वो तो हैदराबाद भी जीत जाती है, तो यकीन मान लीजिए सरकार झुकेगी नहीं, और अंततः यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा कोई कह नहीं पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब इसको खतरे की घंटी कितना विकराल रूप अख्तियार करती है या बच के ठंडी पड़ जाती है, बस ये देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।